हेलो गाइज, तो स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज आज का वीडियो हम देखने वाले हैं, इसका पार्ट हम एक कर चुके हैं, जहाँ पे दोस्तों ऐसे वर्ड जिसका कुछ और मतलब होता है और मेडिकल में मतलब कुछ और होता है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे जो आपके सिंपल लैंग्वेज एग्जाम में पूछा जाता है और वहाँ पे पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे मूत्र में थोड़ी सी शक्कर बढ़ना, मूत्र में ग्लूकोज पाया जाना, आसानी से होने वाली वेदना, इस सब का मतलब क्या होता है। छोटी सांस, तेज बुखार, इस सब का मतलब क्या होता है। तो ऐसे में दोस्तों ये पार्ट 2 हम कर रहे हैं, पार्ट 1 कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके आप लोग जरूर देखिएगा, तब पार्ट 2 देखिएगा दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ क्लियर होगा। और साथियों ऐसा नहीं है कि मैं करा रहा हूँ फालतू का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सवाल सीधा सीधा एग्जाम में आता है यहाँ से, चाहे वो दोस्तों ट्रू फॉल्स हो सकता है, या दोस्तों फिलअप हो सकता है, या दोस्तों ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से डिफरेंस भी पूछ देगा, 5 दे देगा और 5 नंबर का रहता है, तो आपको बताना होगा। या दोस्तों ये कभी कभी क्या होता है, डिफिनीशन में भी पूछ देता है, 1 नंबर का रहता है तो मीनिंग बताना रहता है, तो वही मीनिंग होता है, मतलब अर्थ क्या है किसका, वही देखना है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो साथियों मैं बता दूँ यहाँ पे फर्स्ट जो है कहता है एल्बुमिन्यूरिया का मतलब क्या होता है। जी दोस्तों, एल्बुमिन्यूरिया का मतलब क्या होता है, तो देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है एल्बुमिन्यूरिया। तो दोस्तों मूत्र में सीरम एल्बुमिनिया का पाया जाना। दोस्तों मूत्र में जो सीरम होता है एल्बुमिनिया, एक एल्बुमिन क्या है, एक प्रकार का दोस्तों शरीर में पदार्थ जो पाया जाता है, तो वही कहता है मूत्र में सीरम जो एल्बुमिन है वो पाया जाना ही क्या कहलाता है, एल्बुमिनिरिया। उसका दोस्तों बात करते हैं अल्पमूत्रता। दोस्तों ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव तक कि अल्बुरिया मतलब अल्पमूत्रता क्या होता है। तो मूत्र का बहुत थोड़ी मात्रा में बनना। दोस्तों मूत्र कम बेस होना, कम बनना ही क्या कहलाता है, ओलिगुरिया कहलाता है या अल्पमूत्रता कहलाता है। उसके बाद हम जानते हैं ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है। तो साथियों जो ग्लाइकोसूरिया होता है उसका मतलब है कि मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना। दोस्तों क्या होता है, ग्लूकोज से ही क्या बना है, ग्लाइको और सूरिया मतलब यूरिया, तो वही होता है ग्लाइकोसूरिया का। जब भी आएगा तो समझ जाइएगा कि मूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना। उसके बाद है शव परीक्षण मतलब ऑटोस्पेसी। जी हाँ दोस्तों, ऑटोप्सी क्या होता है, तो देखिए शव परीक्षण जो होता है दोस्तों, मृत्यु का कारण अथवा विकृति जन्य अवस्था का पता लगाने के लिए शरीर के अंगों एवं ऊतकों का मरणोत्तर परीक्षण करना शव परीक्षण कहलाता है। साथियों देखिए कोई व्यक्ति अगर डेथ कर जाता है तो उसको क्या किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम में क्या होता है दोस्तों, उसके शरीर के अंग को चीर के वहाँ पे देखा जाता है कि कौन सही है लेकिन गलत है। लेकिन ऑटोप्सी में होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है तो उसके शरीर को जहाँ वो चोट के कारण हो चाहे कुछ के कारण हो, जहाँ पे वो उसका चोट का निशान हो मतलब इफेक्टेड पार्ट हो, वहाँ पे दोस्तों उसके अंग को चेक किया जाता है कि किस कारण से ये क्यों मरा है या वहाँ का अंग किस डैमेज से हुआ है। तो वही कहता है ऑटोप्सी, वही होता है शव परीक्षण, मतलब शव को परीक्षण करना मरणोपरांत, मरने के बाद वही ऑटोप्सी होता है। एम्बेलिंग क्या होता है दोस्तों, तो एम्बेलिंग क्या होता है, तो एम्बेलिंग जो होता है दोस्तों मृत शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उसके भीतर एवं बाहर प्रतिरोधी तथा रक्षक पदार्थों का प्रयोग करना। अब साथियों देखिए होता क्या है, आप लोग देखते होंगे कभी कभी कि बहुत कोई आदमी डेथ कर जाता है तो 2 दिन 4 दिनों के बाद बाहर से वो घर पे उसका शव पहुंचता है। तो वैसे में उसके मृत शरीर है तो वो तो दोस्तों सड़ने लगेगा, तो उसको बचाने के लिए उसमें दोस्तों सड़ने से, गंध देने से बचाने के लिए जो उसके अंदर में दोस्तों जो पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वही होता है एम्ब्लेमिंग। अब हम दोस्तों बात करते हैं यूथेनेसिया। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप पूछेगा कि यूथेनेसिया क्या है, तो दोस्तों आसानी से होने वाली या वेदना रहित मृत्यु। अब दोस्तों देखिए पूछ देगा कि आसानी से होने वाली वेदना रहित मृत्यु डॉट डॉट, तो आपको क्या देना होगा, यूथेनेसिया। होप्जिस देखभाल, जी हाँ दोस्तों, होजपिस देखभाल क्या होता है, तो मरणासन रोगी की देखभाल। अब देखिए दोस्तों जो व्यक्ति मतलब मर गया है तो उसके जो देखभाल होता है वही होता है होजफिस देखभाल। उसके बाद होता है राइगर मोर्टिस। जी हाँ दोस्तों, राइगर मोर्टिस क्या होता है, तो मृत शरीर का अकड़ जाना, जैसे टाइट हो जाना। कोई व्यक्ति अगर दोस्तों बहुत दिन 2-4 दिन हो गया है और उसका डेथ हो गया है और उसका अभी कुछ नहीं हुआ है, तो वैसे अवस्था में क्या होता है, राइगर मोर्टिस मतलब शरीर अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, कहता है कि निदान डायग्नोसिस क्या होता है, तो दोस्तों रोग की प्रकृति एवं सीमा का निर्धारण निदान कहलाता है। तो दोस्तों जो निदान होता है आप सभी समझिए, डायग्नोसिस किसी भी रोग है उसके प्रकृति और उसके सीमा का निर्धारण, मतलब यह बीमारी है कितने दिन तक रहेगा, क्या है, कितना बीमारी चलना चाहिए, वही होता है डायग्नोसिस मतलब निदान करना। अब दोस्तों हम आगे की तरफ चलते हैं।
तो साथियों अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है निदान हो चुका है। अब हम देखते हैं पूर्वानुमान। जी हाँ दोस्तों, पूर्वानुमान क्या होता है? प्रोग्नोसिस। तो दोस्तों रोग की अवधि एवं घटनाक्रम की भविष्यवाणी। जैसे दोस्तों कोई रोग हो चुका है तो उसके अनुमान लगाना, मतलब पूर्वानुमान मतलब पहले से ही अनुमान लगाना कि ये रोग 3 महीने तक ठीक हो सकता है, 6 महीने तक ठीक हो सकता है, या जो भी प्रॉब्लम है वो उसको समय सीमा का दोस्तों अनुमान लगाना, वही होता है पूर्वानुमान, प्रोग्नोसिस। अब दोस्तों रोग हेतु विज्ञान मतलब एटियोलॉजी। दोस्तों रोग हेतु विज्ञान, एटियोलॉजी क्या होता है? तो ऐसा विज्ञान जिसमें रोगों का कारण ढूंढा जाता है। दोस्तों एटियोलॉजी में क्या होता है? तो रोगों का जो कारण होता है, मतलब किस कारण से ढूंढा, किस कारण से रोग हुआ है, तो ऐसे ही कारण को ढूंढना विज्ञान में दोस्तों रोग हेतु विज्ञान मतलब एटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों रोग विज्ञान या विकृति विज्ञान, पैथोलॉजी। तो दोस्तों चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो रोगों का अध्ययन करती है, रोग प्रक्रिया के दौरान शरीर की रचना एवं कार्यों में होने वाले परिवर्तनों की भी यह सूचित करता है। देखिए दोस्तों, अब एक प्रकार से पैथोलॉजी क्या होता है? तो ये दोस्तों जो पैथोलॉजी होता है, यहाँ पे जांच वगैरह होता है, जहाँ पे पता लगाया जाता है कि जो रोग है शरीर में उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में क्या होता है? खून टेस्ट होता है दोस्तों, तो वो खून टेस्ट से विभिन्न प्रकार के टेस्ट होता है, तो वही अध्ययन ही किया जाता है एक प्रकार से कि टेस्ट करके कि इसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं है, तो वही दोस्तों अध्ययन करके सूचित करना क्या कहलाता है? पैथोलॉजी, रोग विज्ञान कहलाता है। चिन्ह, साइन क्या होता है? तो दोस्तों ऐसे चिन्ह जिन्हें देखा या महसूस किया जा सकता हो, जैसे बुखार। अब दोस्तों देखिए हमारे बॉडी में अनेक प्रकार के इंडिकेटर है, साइन इंडिकेटर है, जैसे पल्स रेट हो गया दोस्तों, फीवर है, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है? साइन ही इंडिकेट करता है। तो वही कहता है ऐसे चिन्ह जिन्हें देखा या महसूस किया जा सकता हो, जैसे बुखार। तो दोस्तों बहुत टेम्परेचर है, उसको देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, तो वही होता है चिन्ह। अब बात करते हैं लक्षण, सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों मरीज के द्वारा बताए जाने वाले लक्षण या रोग की प्रकृति एवं स्थान, जैसे पीड़ा। अब देखिए दोस्तों लक्षण एवं सिम्टम्स क्या होता है? तो सिम्टम्स वो होता है जो मरीज किसी रोग के बारे में बताए कि हाँ हमें बुखार है, तो उसके बुखार अब किस प्रकार का है, किस प्रकार के लक्षण का उसके अंदर बुखार है, तो वो पता लगाया जाता है, जैसे पीड़ा है, पेन है, ये सब चीज़ें होता है, तो वही होता है सिम्टम्स। मतलब दोस्तों खोजना लक्षण कि इसके अंदर क्या चीज़ का लक्षण है, क्या दर्द का है, बुखार का है, क्या चीज़ का लक्षण है, तो वही सिम्टम्स होता है। जटिलता है मतलब कॉम्प्लिकेशन। तो दोस्तों रोग के दौरान कोई अन्य रोग उत्पन्न होना, जैसे आपके शरीर में एक रोग है पहले से और साथियों फिर से कोई अलग नए रोगों का उत्पन्न हो जाना, दोस्तों क्या है? रोग का जटिलता होता है, कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। तो वही कहता है रोग के दौरान कोई अन्य रोग उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जटिलता है, कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग और समझिएगा, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। कहता है टेकीकार्डिया। तो दोस्तों टेकीकार्डिया का अर्थ क्या होता है? तो 100 प्रति मिनट से अधिक की नाड़ी दर। जैसे आपके शरीर में जो दोस्तों जो नाड़ी पल्स रेट है वो अगर 100 प्रति मिनट से अधिक हो जाता है तो उसे हम टेकीकार्डिया कहते हैं। अब ब्रेडिकार्डिया किसे कहते हैं? तो साथियों 60 प्रति मिनट से कम की नाड़ी को। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्रेडी मतलब दोस्तों कम और टेकी मतलब ज़्यादा, मतलब 100 से ज़्यादा होगा तो टेकीकार्डिया और 60 प्रति मिनट से कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया। ये दोनों सवाल साथ में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है डिफरेंस में। अब बात करते हैं तीव्र श्वसन मतलब टाइकोपोनिया। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ब्रेडिकार्डिया, टाइकीकार्डिया और टैकीपोनिया। तो दोस्तों जब टैकीपोनिया होगा तो मतलब तीव्र श्वसन मतलब तेज श्वसन, 24 प्रति मिनट से अधिक बढ़ी हुई श्वसन दर। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एक औसत एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? 16 प्रति मिनट होता है पल नाड़ी दर। अब दोस्तों ये जो नाड़ी दर होता है ये कहता है 24 मतलब जो दोस्तों श्वसन दर है वो दोस्तों 24 मिनट से अधिक हो जाएगा तो टाइकोपेनिया होगा, मतलब तीव्र श्वसन। मंद श्वसन कब होता है? तो ब्रेडीपानिया। जी हाँ दोस्तों, ब्रेडीपोनिया जो होता है उसमें देखिए ध्यान रखिएगा, ये है ब्रेडीकार्डिया, मतलब आपके हृदय से संबंधित है। तो हृदय में क्या होता है? नाड़ी दर। उसके बाद दोस्तों है ये है पोनिया। तो जब पोनिया आ जाएगा तो समझिए श्वसन दर, कार्डिया आ जाएगा तो नाड़ी दर। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वही कहता है टाइकोपोनिया 24 से ऊपर रहेगा, ब्रेडीकार्डिया में 10 से नीचे रहेगा तो वो मंद श्वसन हो जाता है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आप सभी के बीच में। कहता है साथियों कि यहाँ पे है मंद श्वसन हो चुका है, ब्रेडीपेनिया मतलब 10 प्रति मिनट से कम दर। अब पढ़ते हैं एपनोइया। जी हाँ दोस्तों, एपनोइया क्या होता है? अश्वसन। तो एपनोइया जो होता है दोस्तों श्वसन की पूरी तरह रुक जाना। तो दोस्तों अभी तक हम लोग क्या देखे हैं? ब्रेडी का यहाँ पे ब्रेडीपोनिया मतलब 10 से कम
टेकिपोनिया मतलब 24 से अधिक, तीव्र है, मंद है, ब्रेडी, और एपनिया है मतलब अश्वसन, मतलब बिना श्वसन के। तो श्वसन पूरी तरह रुक जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एपनोइया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि श्वसन को पूरी तरह से रुक जाना और डॉट डॉट या क्या कहलाता है, तो अपनोइया दे देगा इंग्लिश में, या अश्वसन हिंदी में देगा। अब बात करते हैं अति श्वसन मतलब हाइपरनोइया। तो दोस्तों जो हाइपरनोइया होता है, श्वसन की गहराई में वृद्धि। जैसे कोई व्यक्ति है दोस्तों और उसके श्वसन काफ़ी, उसका सांस जो है गहरा में चल रहा है, तो होता है हाइपरपोनिया। अब दोस्तों है चीख या खराटा, एस्ट्रीडोर। तो दोस्तों जो श्वसन के दौरान, जैसे कोई व्यक्ति रात में सोया रहता है, सोए हुए अवस्था में दोस्तों क्या करता है, तेजी से उसका आवाज़ आता है जब वो सांस लेता है, तो वही कहता है चीख या खराटा। तो श्वसन के दौरान उत्पन्न एक कठोर कंपन युक्त एवं तीखी ध्वनि, तो वही होता है एस्ट्रीडोर। खरखराहट मतलब व्हीज क्या होता है, तो श्वसन के दौरान सुनी जाने वाली सीटी जैसी आवाज़। दोस्तों एक होता है खरखराहट, एक होता है खराटा, दोनों में अंतर होता है। तो कहता है श्वसन के दौरान जो सुनी जाने वाली सीटी है जैसी आवाज़ जो जैसे देखिएगा हल्का हल्का देता रहता है, वही होता है व्हीज खरखराहट। उसके बाद है दोस्तों श्वासा अवरोध मतलब एस्फेक्सिया। जी हाँ दोस्तों, अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण उत्पन्न हुई दशा, जैसे दम घुटना। तो दोस्तों श्वासारोध क्या होता है, तो ऑक्सीजन के कमी के कारण जो उत्पन्न हुई दशा होता है। तो जब ऑक्सीजन कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, तो ऐसे अवस्था में क्या होगा, दम घुटेगा, और दम घुटेगा तो उसको क्या कहते हैं, तो एस्फेजिया। जी हाँ दोस्तों, एस्फेजिया कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उत्तक ऑक्सिक क्षीणता। जी हाँ दोस्तों, अनॉक्सीमिया या हाइपोजेमिया। जी हाँ दोस्तों, अनॉक्सीमिया या हाइपोक्सीमिया। तो रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाता है, अनॉक्सीमिया या हाइपोक्सीमिया, उत्तक ऑक्सीजन क्षीणता। अनॉक्सिया है, जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से दीजिएगा, अनॉक्सिया। तो दोस्तों उत्तकों को ऑक्सीजन की कमी या आपूर्ति न होना, ध्यान रखिएगा। यहाँ है रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन की कमी, तो अनॉक्सीमिया या हाइपोएक्सीमिया। इसके बाद अगर पूछ देगा कि अनॉक्सिया क्या होता है, तो उत्तकों को ऑक्सीजन की कमी या आपूर्ति न होना। जैसे उत्तक है आपके शरीर में, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाता है या कम हो जाता है, तो उसे हम अनॉक्सिया मतलब कहते हैं। या दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमने आज किया। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो इसका एक और होगा, जहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसी प्रकार से, तो और देखेंगे। इसका 3 पार्ट होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं खींचेंगे ताकि आप लोग बोर होने लगते हैं। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आपको दोस्तों समझ में चीज़ें आ जाए और ध्यान में चला जाए। एक आध बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो, वैसे दोस्तों PDF पढ़ने से दोस्तों आपके दिमाग से उतर भी सकता है, लेकिन सुना हुआ बातों को दोस्तों याद रखा जाता है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, समझें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट ईयर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।